हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हर्ष जीएस क्लासेस में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम प्राथमिक विद्यालय जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है टीचर एग्जामिनेशन, उसका सेकंड सेट प्रैक्टिस लेकर आप लोग के साथ समक्ष आ गया हूँ। तो आज भी अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस तक मैं डिस्कस करूँगा। सारे सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होंगे, ठीक है, पेपर 2 लेवल का, और मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा 75 क्वेश्चंस। तो कैसा लगा पिछले बार का वीडियो? आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया है उस पर, तो मैं मोटिवेट हुआ हूँ उससे और मैं एनर्जेटिक हुआ हूँ। मैं और आज सेट प्रैक्टिस तो आपके लिए लेकर आया। तो हमारे चैनल को इसी प्रकार से प्यार दीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाता हूँ रिवीजन के तौर पे, तो आप भी ज़रूर देखें। मैं बहुत शॉर्ट टाइम का बनाता हूँ ताकि आप एक झटके में देख लें, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। और सेट प्रैक्टिस जो सेकंड है मैं उस पर डिस्कस करूँगा और चर्चा करते हुए चलूँगा 1 बाय 1 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ये सुमेलित करना है कुछ व्यक्तित्व हैं और उनके द्वारा जो कुछ संस्था की स्थापना की गई है उसके बारे में है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। और विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और एम जी रानडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ये इसका सुमेलित सही क्रम है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को मैडम ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट जो है पेपरलेस बजट था? पहला पेपरलेस बजट है भारत का। तो 2021-22 का जो बजट था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री हैं, अभी तक पद संभाली हुई हैं, उनके द्वारा पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। और देश का पहला पेपरलेस बजट है यूएई का, सऊदी अरब का, ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1989 में 1989 में भारतीय लघु विकास बैंक अधिनियम स्थापित किया गया था, पारित किया गया था। और जो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण सभ्यता संस्कृति प्राचीनतम है? तो कायथा संस्कृति जो है ये ताम्रपाषाणिक ग्रामीण सांस्कृतिक प्राचीनतम सभ्यता है कायथा। और जो कायथा है इसके बारे में कुछ पॉइंट है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के विकास से पहले कायथा संस्कृति का विकास हो चुका था। इसका जो कालक्रम है, काल जो है 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व था, ठीक है। कायथा संस्कृति 500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी, ठीक है। यह चंबल नदी के नज़दीक के क्षेत्र में विकसित सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय से पहले समस्त उत्तर भारत विभक्त था। तो उत्तर भारत 16 महाजनपद और एवं गणतंत्र में विभाजित था मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले। और 16 जो महाजनपद हैं, ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है इसकी जानकारी, और जैन ग्रंथ देखें तो भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। और 16 जो महाजनपद हैं ये काशी, कौशल, अंग, मगध, बिज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, अस्मक, सुरसेन, गांधार और कंबोज, इस प्रकार से 16 महाजनपद हैं। और इसके भी सभी राजधानियाँ हैं, जिनमें कि शक्तिशाली जो महाजनपद हैं वो वत्स हैं, अवंती है, मगध है और कौशल है। ये सब सारे क्या है, चार जो है, ये चार क्या है, महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद थे, वत्स, अवंती, मगध और कौशल। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है। थोड़ा मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो काफ़ी परेशानी होती है, थोड़ा इसे इग्नोर करके चलेंगे और आपका जो मुख्य मुद्दा है क्वेश्चन को देखना, टैकल करना, उस पर फोकस करें, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? तो ये कलहन के द्वारा रचित जो है राजतरंगिणी में ही कश्मीर के इतिहास के बारे में विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी।
अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त के काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न देखिए, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो नरवर्धन के, इसका राइट आंसर नरवर्धन होगा। वंशावली नरवर्धन वंशावली के से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है 11वां क्वेश्चन से देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गर्म धारा है? तो क्यूरोसियो धारा जो है ये गर्म जल धारा है। ये जापान की काली धारा भी इसे कहा जाता है और उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है। क्यूरोसियो एक गर्म धारा है। गर्म धाराएं मुख्यतः भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों की ओर चलती है। गर्म धाराएं कहाँ चलती है? भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों की ओर। अब भूमध्य रेखा आपको पता होगा, ये 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा कहते हैं और ध्रुव जो है ये पोल है। ठीक है, इधर की ओर चलेगा या फिर इधर की ओर चलेगा। और लेब्राडोर और कुराइल धारा जो है ये भी गर्म धारा ही है और कनारी धारा जो है ये भी गर्म धारा ही है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है। ठीक है, आप देख लेंगे, इसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर मिस्टेक होती है तो। अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो पवन जो है बालू का टिब्बा बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। आपको भी पता होगा जब धूल आंधी चलती है तो क्या होगा, बालू क्या होता है, देखते हैं बालू वाले रेतीला क्षेत्र में कि वो इस प्रकार का शेप बनता हुआ हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, 14th नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। और समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है। इस प्रकार से 4 लेयर 5 लेयर होती है। ओजोन परत की घटनाएं किस में होती है? ओजोन परत जो है वो किस पृथ्वी के मंडल में है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थिति है? तो शांत एवं स्थिर वायु जो है ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थिति है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन पे, बिहार के किस जिले में तिलहांड कुंड जलप्रपात स्थित है? तो बिहार के किस जिले में है? तो तिलहांड कुंड जलप्रपात तो कैमूर में है तिलहांड कुंड जलप्रपात। और नवादा में कौन सा है? काकोलत जलप्रपात नवादा में है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार जो है गोखुर झील बिहार में स्थित है। ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी की बाह्य परत को। 19वां प्रश्न है, गोदावरी नदी निकलती है, तो आपको भी पता होगा गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है, इसे भी याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन से सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायत 73वें संविधान संशोधन से है और ये 1993 में किया गया था। पंचायत का गठन से भी इसका ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है।
इसका ABC जो है ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ सभी आंसर इसका हो जाएगा ABC, ठीक है। और ये नगर पंचायत जो है 74वां संविधान संशोधन है 1993 हुआ, इसके बाद जस्ट हुआ था नगर निकाय के लिए, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी विपत्त परिस्थितियाँ आती हैं या फिर संकट आते हैं किसी चीज़ के लिए, जब नहीं संभल पाता है हमारे राज्य सरकार के द्वारा, तो सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। और वहाँ से भी वही केंद्र जो है, जो केंद्र सरकार या उनके द्वारा हैंडल की जाती है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, और वो सभी अपने निर्णय के द्वारा आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। यही सारी शक्तियाँ किसके पास में है? तो केंद्र के पास में है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो VN राव को संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का माना जाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न है लुक इट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब किया गया था? तो नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित किया गया था। अगला 26वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो 9वीं अनुसूची में है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, क्योंकि आपको पता होगा कि अनुसूची जो है 9 में, जो कि पहली अनुसूची हो, पहला संविधान संशोधन किया गया था भूमि सुधार से, तो ये 9वीं अनुसूची में है। और 10वीं में है दल बदल के बारे में। दल बदल मतलब जो कि राजनीतिक दलों के जो उलट फेरबदल होते हैं, जो कि हमारे बिहार के CM हैं नीतीश कुमार जी, जो CM थे और आगे भी CM रहेंगे, वो इस प्रकार की चेष्टा रखने वाले, वो दल बदल, कब दल किस पे बदल जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये दल बदल से है, ठीक है, वही राजनीतिक मुद्दा है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के बारे में है और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के बारे में है, ठीक है। 11वीं अनुसूची 72वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, और 10वीं अनुसूची जो हुआ था ये 1985 में हुआ था, और 9वीं अनुसूची 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन, ठीक है। ये 10वीं जो है था 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य लाया गया था, और जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 28वां, पंचायती राज गठन कब किया गया था? तो 1972 में ये गठन किया गया था 1959 में, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1972 को लागू हो गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो सिल्क सिटी याद रखेंगे, डायरेक्ट मुंह पे रखेंगे याद, सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। बिहार में महिला साक्षरता दर, और ओवरऑल है 64.6, जो भी साक्षरता दर है ओवरऑल 64.6 है। 30वां प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए अरहर की संकर किस्म है, किसकी किस्म है? तो ICPH 8 का किस्म है। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष जो है, विधि आयोग का गठन जो किया गया था 1955 ईस्वी में किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ को नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान हैं, ठीक है। तो पहले थे कौन? MC सीतलवाड़ थे, और अभी जो वर्तमान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। अगला प्रश्न देखिए
ग्रीन हाउस गैस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस अलग हो जाता है, मिस्टेक हो गया। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? तो इसे कहते हैं वेजिटेबल फॉर्सिंग कहते हैं। ये देखिए वेजिटेबल फॉर्सिंग, आपका डी आंसर किया हुआ है। इस विधि में सब्जियों को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक के कई संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है? तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए था। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है तो 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका कण घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी पहाड़ी विधि क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो समोच्च जो है बाग लगाने की विधि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, समोच्च। अगला प्रश्न देखिए, पंचम सवारी ताल कितनी मात्राएं होती है? पंचम सवारी ताल में टोटल 15 जो की मात्राएं होती है पंचम सवारी ताल में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वंदे मातरम के रचयिता हैं। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से ये लिया गया है वंदे मातरम, और इसकी रचना जो है 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राग भैरव का गायन समय है? राग भैरव का जो गायन समय है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है और ये प्रातः काल में है। राग भैरव का प्रातः काल गाया जाता है और इसका समय जो है 4 बजे से 7 बजे तक होता है। इसमें 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू कर दिया जाता है तो भारतीय संशोधन किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो 356 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और जो निर्वाचन जो है उसका गठन कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को कहते हैं? मृदा कणाकार इसे कहा जाता है। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों के ओल्टियस सिटियस फोर्टियस ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य हैं और इसमें 5 वृत्त होते हैं और जो कि 5 महाद्वीप को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं? तो पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार इनमें से विजेता है। ठीक है, और कब दिया गया था? तो 2000 ईस्वी में, सन 2000 में इन्हें दिया गया था। और ये पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 43वां प्रश्न है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो घुटनों की शक्ति के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है? तो वज्रासन जो है घुटनों के आसन के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो मणिपुर में प्रथम खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया। इसकी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसका शिलान्यास जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 मार्च 2018 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, एवं जून 2018 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 को अनुमति देने के बाद इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन व खनिज लवण। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक जो तत्व है विटामिन और खनिज लवण मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? उबालकर। ठीक है, विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो सोलर विधि के माध्यम से उबालकर खाना बनता है। ठीक है, उबालना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया जो कि सहायक होती है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है प्रोटीन को, और इससे कि वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाए। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो वेरियोला वायरस कहा जाता है चेचक के विषाणु का। चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है, और ये पहला टीका खोजा गया था, याद रखेंगे चेचक का टीका को। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सेफर विधि का प्रयोग रोगी को पानी में डुबोने पर और दम घुटने और कृत्रिम सांस देने की एक विधि है, ठीक है। अगर मान लें किसी तरह का ये इस तरह का इंसिडेंट होता है, घटना होती है कि दम घुट जाता है या बिजली का झटका लग जाता है या फिर कृत्रिम सांस देना हो, तो ये सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसको पंपिंग करना होता है ना चेस्ट दबा करके, इसी को सेफर विधि कहा जाता है। और ये अगर पानी में डूब जाता है रोगी तो उसको निकाल करके हम लोग जो चेस्ट को दबाते हैं और पानी जो मुंह से निकलने का एक चांसेस होती है और बचने का मरीज का चांस होता है, वही विधि सेफर विधि कहलाती है। 51वां प्रश्न जो है, समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट में समपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम की गई थी ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किया गया था, याद रखेंगे। 51 के बाद चलिए 52वां प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया था? डॉल्फिन को कहा गया था राष्ट्रीय जलीय जीव, और इस जो है 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ठीक है। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन जो है कि हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो कीटनाशक रसायन जो है ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ज़्यादा कीट रसायन नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्या होगा, मृदा एक प्रकार का उसका एक जो है कि मृदा का जो गुण है वो ज़्यादा कीटनाशक पदार्थ से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर फसल पैदावार कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये संरक्षण करने के लिए मृदा अपरदन रोकना, जैविक खाद, फसल खाद, ये सब अपनाया जाता है, ठीक है। कीटनाशक रसायन का कम प्रयोग करने के लिए ही आज हम लोग मृदा संरक्षण जो कि फसल उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग घरेलू कचरे से तैयार करके एक फसल खाद के लिए खाद निर्मित करते हैं, न कि कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो आपको भी पता होगा, तेल की कमी या सफाई नहीं करने पे जो सिलाई मशीन है वो क्या होती है, थोड़ा भारी चलने लगती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी कौन से रोग हो सकता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, हड्डी का कमजोर होना, ठीक है। हीमोग्लोबिन में, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व होता है, तो ग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो हार्वर्ड शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है यूरोप और भारत में। अगला प्रश्न है, योजना विधि आधारित है? तो करके सीखने पर योजना विधि आधारित है, और ये टीचर पेडालॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लर्न बाय डूइंग करके बच्चा सीखता है, तो योजना विधि आधारित है करके सीखने पे। अगला प्रश्न है, 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? INA मुकदमे के वकील कौन थे? तो इसके वकील थे, आइए पूरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सी गोपालचारी और आसफ अली और भोला भाई देसाई। तो आसफ अली जी NIA के वकील थे, आज़ाद हिंद फौज के वकील थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो लोकसभा, संविधान सभा जो है कि ये अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण
की और आज़ादी हमें इसी दिन मिली थी, ये भी याद रखेंगे। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी हैं चलाए गए मुकदमे के सामना नहीं किया था मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? तो सुजाता कृपलानी ने जन गण मन गाया और हिंदुस्तान हमारा ये गीत गाया था आज़ादी मिलने के बाद। ये जो कि है हमारा जो इंडियन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे प्रश्न इनमें सिलेबस में है और उसमें ही बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया जाता है, तो इस पर ज़रूर फोकस करेंगे और अच्छे से टेकअप करेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहकर दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी, ठीक है। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और सन 1893 में गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने भारत अपना कदम रखा था, ठीक है। और इन्होंने लड़ने गए थे 1893 ईस्वी में, मिस्टेक हो गया, और 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और इनका जो 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए थे, 21 वर्ष टोटल अवधि जो हुआ, और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिलोल ने कहा था। भारतीय असंतोष के पिता बाल गंगाधर तिलक जी को वैलेंटाइन सिलोल ने कहा था। 67वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA के कमांडर कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह इसके कमांडर थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के 7 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था तो 1939 ईस्वी में कलकत्ता में किया था, और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन का स्थापना जो किया था 1928 ईस्वी में किया था, ठीक है। और ये पहला और दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है कथन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड जो कि फरवरी 1922 ईस्वी में हो गया था, ठीक है, उसी कारण से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भंडारी समिति के संबंध किससे है? भंडारी समिति का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना से भंडारी समिति का संबंध है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वृक्षों को रोपने को प्रोत्साहित किया जाता है? तो बहुउद्देशीय वाले वृक्ष जो रोपने की प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वाले वृक्ष रोपण का प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, स्मार्ट जेल होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दिया था? तो हिमाचल प्रदेश जो है राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होगा? तो समुद्र तल घट जाएगा, ठीक है, घटित नहीं होगा तो समुद्र तल घट जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृक्षों को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट के रूप में है? यूकेलिप्टस जो कि है पर्यावरणीय संकट वृक्ष माना जाता है क्योंकि ये पानी का अत्यधिक अवशोषण करता है और इर्द गिर्द जो कि है किसी पौधे को ये क्या बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न, अब यहाँ पे चलिए प्रश्न बता देता हूँ।
देख लीजिए। 76वां प्रश्न है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई? तो विलुप्त अगर प्रजाति को माना जाएगा जब प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए कितने वर्षों में अगर वो प्रजाति नहीं दिखता है तो वो विलुप्त प्रजाति के श्रेणी में आ जाएगा। तो 40 वर्षों से, अगर कोई 40 वर्षों से कोई भी प्रजाति जो है अपनी प्राकृतिक आवास में नहीं है तो उसे विलुप्त प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे सारे आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीआरटी टीचर जो कि है प्राथमिक स्तर के शिक्षक बीपीएससी का एग्ज़ाम के माध्यम से जो होने वाला है उसका सारा क्वेश्चंस 76 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे हमें, अपना कमेंट, अपना अच्छा सा एक कमेंट हमें ज़रूर करें कैसा लगा, और आगे क्या करना है, हमको क्या सुधार करना है वो भी बताएं, क्योंकि मैं ऑलवेज आपसे बोलता रहता हूँ कि हमें हमारी कमियाँ बताएं ताकि मैं इस पर बेहतर काम करूँ, किस प्रकार से काम करूँ और आपके लिए कैसा कंटेंट लाऊँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियोज़ में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ज़्यादा रिपीट करता हूँ जो कि अच्छा बात नहीं है। ठीक है, आप खुद से कर दो, मैं बोलना कम कर दूँगा। जब तक आप नहीं करोगे मैं थोड़ा प्रयास करूँगा कि हमारे बोलने से आप ज़रूर वीडियो को हमारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।